नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजपथ, द क्विंट हिंदी, द क्विंट इंग्लिश और ब्लूमबर्ग क्विंट पर हमारी खास बातचीत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ। और आपको ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि वो पब्लिसिटी से, प्रमोशन से इतने दूर रहते हैं कि ये शायद अकेले राजनेता हैं जिनको मैंने 30 साल पहले इंटरव्यू किया था और आज 30 साल के बाद इंटरव्यू करने का मौका मिला है कैमरे के सामने। आपने मेरे लिए वक्त निकाला सर, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त की व्यस्तता में आप लगातार काम पे लगे रहे हैं। अब जो लेटेस्ट आदेश आया है केंद्र सरकार का, लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1, राजस्थान के लिए वो कैसे प्ले आउट करेगा? क्या वो अनुकूल प्लान है आपके लिए? देखिए, हमने तो पहले ही तैयारी कर रखी है और लॉकडाउन 2, 3, 4 तक हम लोगों ने बाकायदा भारत सरकार की जो एडवाइजरी होती है, आधार उसको बनाते हैं और फैसला करते हैं राज्य के हित में क्या हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग होती है। देश के अंदर राज्यों में अलग रीजन्स होते हैं। ये तो मेरा मानना है कि उसी रूप में हमें तमाम फैसले करने चाहिए। अब जो अनलॉक 1 हुआ है, तो मैंने पहले भी कहा कि लॉकडाउन करना आसान है 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन खोलते वक्त बहुत तकलीफ आएगी। वही हम देख रहे हैं, क्योंकि तमाम इकोनॉमिक गतिविधियां बंद हो गई थी। लॉकडाउन बहुत बड़ा निर्णय था, पर जिस रूप में हुआ है जल्दबाजी में, उसे मजदूर लोग सड़कों पे आ गए, बहुत बदनामी हुई। पर आज जो खुलने वाली बातें हो रही फेजेज के अंदर, वही तरीका, उसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों को और केंद्र को मिलकर ही आगे फैसले करने पड़ेंगे देश हित के अंदर, जिससे कि कोविड-19 का मुकाबला करने में हम लोग कामयाब हो सके। मेरा मानना है वही अप्रोच हमारी रहेगी आगे भी, अभी तक वही रही है। जी, आप देश के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड चीफ मिनिस्टर्स में से हैं, सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। केंद्र ने जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया, इरादा ये था कि कोरोना के मामले ना बढ़ें, नए केसेस ना आए, उनको कंटेन किया जा सके, लेकिन ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के केसेस के जो नंबर हैं, पहले कमी आई फिर थोड़ा बढ़ रही है। उसको देखते हुए आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि क्या केंद्र की नीतियां जो थी वो सही थी और ठीक से काम कर पाई? देखिए, वो माहौल जो पूरे विश्व में था, उसके हिसाब से जब लॉकडाउन की घोषणा हुई जल्दबाजी में, उसके फॉलोअर तो सबको मालूम है क्या हुए देश के अंदर। पूरी देश में आलोचना हो रही है, सभी दुखी हुए, अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है, सब बातें हैं। और उस माहौल में लोगों ने स्वीकार किया, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, सब कुछ किया और बैंड भी बजाए। अब मैं कहना चाहूँगा, बैंड ऐसी बजी है, अर्थव्यवस्था की बन गई, और चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सब जगह बैंड बजी लगती है। अभी वो थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इतना मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में हमने फिर भी एक भिनोड़ा मॉडल की आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर बाद में जयपुर में काफी केसेस बढ़े तो लोगों ने बहुत चिंता व्यक्त करी। आज वो भी कंटेनमेंट हो गया है रामगंज भी यहाँ पर, और तमाम पैरामीटर राजस्थान के अच्छे हमारे हैं। चाहे वो टेस्टिंग, वैसे पहले फैसिलिटी थी नहीं हमारे यहाँ, बाहर जाते थे पूना और दिल्ली, आगे 14,000 टेस्टिंग पर डे होने लग गई है। 3,80,000 हमने टेस्ट कर लिए राजस्थान के अंदर, और जल्दी 25,000 पर डे टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। और पर मिलियन जो है टेस्ट राजस्थान में नेशनल एवरेज ज्यादा है, 4,700 हमारे यहाँ पर है, जबकि देश के अंदर 2,500 है। मृत्युदर भी राजस्थान में 2.2 है, जबकि देश के अंदर 2.9% है। इस प्रकार से हमने रिकवरी रेट तो सबसे शानदार राजस्थान में देश के अंदर 62.87%, जबकि नेशनल लेवल पर 47% है। तो कहने का मतलब है कि हमने पूरी कोशिश करी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। अब भी हम आगे के लिए आपको कहना चाहेंगे कि एमएलए जो फंड होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट फंड को तो समाप्त कर दिया गया 2 साल के लिए, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है मेडिकल हेल्थ के लिए। इसके माने कि कोरोना का रूप, कोरोना का मिजाज कैसा भी होगा, तब भी हम चाहेंगे कि लोग, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं अब तो आना बाकी, अभी तो जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर। हम चाहेंगे कि गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, सब जगह हमें मजबूती मिले, मजबूत करें इंफ्रास्ट्रक्चर,
कैसी भी स्थिति आएगी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। वो हमारी सोच है, उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, रामगढ़ का भी उदाहरण हमारे सामने है। तो जब इतनी बड़ी आपदा से लड़ने का समय है तो एक तरफ तो हम कहते हैं एनडीए में केंद्रीकरण हो जाता है पावर का, कि सब सेंट्रलाइज हो गया। दूसरी तरफ यह है कि मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मा होता है और उसको डीएम से काम लेना पड़ता है। क्या आपने इसमें स्ट्रेटजी ये रखी कि डीएम को ज्यादा एम्पावर करो, लोकल अथॉरिटीज को ज्यादा एम्पावर करो, उससे अच्छा काम हो पाया? बिल्कुल, हमने ये किया। हमने देखा है कि हमारा एक प्रयोग बहुत कामयाब रहा। जिस रूप में हमने ये फैसला किया कि विकेंद्रीकरण करो, और वो मॉडल ही भीलवाड़ा मॉडल कामयाबी का एक उदाहरण था जी। मेरा मानना है कि ऐसे वक्त के अंदर केंद्रीकरण से कोई फायदा नहीं होता है। विकेंद्रीकरण करके ही आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते हो, मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, और हमने करके दिखाया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शुरुआत हमने करी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों नेताओं को बुलाया मैंने, अलग तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको रिक्वेस्ट की भी कि आप इबादत और पूजा अर्चना मंदिर में करो, पर कोई फॉलोअर्स नहीं आने चाहिए। सबने बात मानी हमारी। हमने कहा सब तमाम रिटायर्ड डॉक्टरों को, सीनियर मोस्ट लोगों को, प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या करना ये बताइए, आप कैसे करोगे आप लोग। तमाम एक्टिविस्ट को, सोशल वर्कर को बुलाया। उसका फायदा हमें मिला कि हमने किस प्रकार से कैसे हम आगे बढ़े, कोई तरह की शिकायत नहीं आई। पूरे 2-2.5 महीने हो गए हैं, पूरे राजस्थान एकजुट है इसके अंदर, इस संघर्ष के अंदर सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं। और तो और सोशल कमिटमेंट पूरा हमने किए, कोई आदमी भूखा नहीं सोए, ये हमारा नारा था शुरू से। वो कामयाब करने में जनता ने साथ दिया, भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, सब लोगों ने जितनी ताकत थी। कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, सोसाइटी हो, संस्था हो, ऐसा माहौल पहले बार देखा। लाखों करोड़ों जो है खाने के बने बनाए पैकेट भी बटे हैं, सूखा राशन बटा है, और हम लोगों ने भी करीब 80 लाख लोगों को पेंशन दी 2 महीने के एक साथ में। 40 लाख लोगों को करीब हमने 2,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए। जब हमने फ्री बांटा 10-10 किलो पर है, और जब कम मिलता है कुछ केंद्र से, कुछ फॉर्मूले में आधार पर, तो हमने मार्केट प्राइस से 21 रुपये खरीद करके हमने प्रति किलो बांटा है 30-35 लाख लोगों को। जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनका अलग ट्रैकिंग की हम लोगों ने। नॉन कोविड पेशेंट को तकलीफ नहीं आए, 550 गाड़ी लगाई हम लोगों ने, जिससे कि मोबाइल वैन चलता रहे, गांव-गांव के अंदर वो इलाज करवाते रहे। तो तमाम तरीके से इतना हमने मेटिकुलसली काम किया, उसका लाभ हमें मिला, और हम लोग बहुत कामयाब हुए हैं कोविड-19 की जंग लड़ने के अंदर। बिल्कुल। गहलोत साहब, आप हमेशा संयत भाषा के लिए और अंडर स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो आपकी कुछ सख्त टिप्पणियां हमने देखी, जिनमें आपने एनडीए सरकार पर कमेंट किया है, उनके काम पर कमेंट किया है, और साथ ही रेल मंत्री के बारे में भी आपने कुछ कहा है। ऐसी सख्ती क्यों दिखाई आपने? नहीं, सख्ती नहीं दिखाई है, जन भावना क्या है उनको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। 1 साल का कार्यकाल में लोगों ने क्या सोच रखी, क्या धारणा बनी लोगों की, और एक चांस और मोदी जी को मिला था दूसरी बार, तो जो वादे किए गए थे जिस रूप में उनको आगे आना चाहिए था कामयाब होने में, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही डाउन जाती रही, और आगा करने के बावजूद में परवाह नहीं करी विपक्षी पार्टियों की। जबकि सोनिया गांधी जी ने कहा था हम पूरी पार्टियां आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको कोविड की जंग के अंदर भी, और इकोनॉमिक स्थिति पहले बिगड़ती जा रही थी और ज्यादा बिगड़ गई है। और जहां तक रेल मंत्री जी के बारे में मैंने कमेंट किया, आप देखिए कि आज जो पूरे देश के अंदर जो सीन दिखाए गए हैं, मजदूरों के बच्चे मर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें डिलीवरी हो रही है, स्टेशन पर हो रही है, सड़क पर हो रही है, और देखा नहीं जाता है, सब इसलिए पूरा देश हो गया है, इतनी घटनाएं हो चुकी है। और ऊपर से फिर ट्रेनें रास्ते बोल रही है, ट्रेनें रास्ते बोल रही है, जबकि ट्रेनें चलती है बहुत ही साइंटिफिक वे से चलती है। हर स्टेशन पर टोकन कैसे मिलेगा, कब सिग्नल डाउन होगा, उसके बगैर ट्रेन आगे जा नहीं सकती। अब रेलगाड़ी रास्ते बोलने लगी देश के अंदर। ये जो माहौल
बनाया गोयल साहब ने लापरवाही से, और 40 ट्रेनें, लगभग 80 लोग मारे गए ट्रेनों के अंदर। 9 दिन में पहुंचना एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में, क्या बीती होगी लोगों पर। तो ये मेरे दिमाग में थोड़ा एक भावना थी, तो मैंने कहा कि मुझे एक ट्वीट करना चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए। और मैंने मोदी जी से प्रार्थना करी है कि आप इनको मंत्री पद से मत हटाओ। मुझे पता है वो आपके एसेट आपके लिए, वो चंदा करने के उनकी एक्सपर्टाइज भी है पार्टी के लिए, सब दुनिया जानती, देश जानता है। तो मैंने नहीं कहा उनको आप ड्रॉप करो, मैंने कहा आप उनको विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री रखो। वो आपकी पार्टी के लिए अच्छे जो काम पहले से करते आ रहे हैं, उनकी अप्रोच भी बड़ी शानदार है। आपको मालूम है, किसी भी पूछ लीजिए इंडस्ट्रिस्ट को बता देगा उनकी अप्रोच क्या होती है चंदा मांगने की। तो ये उस पर एक्सपर्टाइज रखते हैं, उसी ढंग से आप उनको काम दीजिए, मेरा मानना है। बहुत बढ़िया व्यंग्य है आपकी इस मांग में या निवेदन, जो भी कहें आप। लेकिन ये बताइए, सचमुच रेलवे ऐसे कैसे रास्ता भटक सकती है ट्रेन, या ऐसा मिसमैनेजमेंट हो क्यों सकता है, कारण क्या था? आपने ठीक कहा, इस समझ के परे है। इसके लिए जान बिठाई जानी चाहिए कंट्री के इंटरेस्ट के अंदर। आप बताइए, एक ट्रेन अगर रास्ता भूल जाए तो ही बड़ी घटना होती है। एक इंजन निकल जाता कई बार डब्बो छोड़ करके, तो ही जांच होती है। और 40 ट्रेनें रास्ते भूल गई। इसके लिए प्रधानमंत्री को चाहिए इसकी जांच बिठवाए, जिससे कि आगे रेलवे बोर्ड ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हो। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुनी कि ट्रेनें रास्ते भूलती है। तो ये जो हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कहीं अनहोनी नहीं रहा कभी। इसे कृपा करके मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, उनको चाहिए कि वो भविष्य में ये पहले तो ये क्या हुआ क्यों हुआ इसकी जांच हो, जो दोषी उनको सजा मिले। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं समझ के परे हैं, कोई कमेंट भी नहीं आए उन लोगों के। कमेंट आए तो ऐसे लचीले आए हैं कि उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि हमें जल्दी पहुंचाना था इसलिए रास्ता रूट बदल दिया। ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता 40 ट्रेनों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी जांच का विषय है। दोषी लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर के भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो सकती है, मेरा मानना है। और फिर आप देखिए, मजदूरों से पैसे वसूल करने की बात कर ली रेलवे ने। अरे मजदूर पहले दुखी था बेचारा, उनको मतलब समझ में नहीं आता कि पीयूष गोयल जी ने कैसे फैसला करवा दिया कि 15% मजदूर वसूल करो आप किराया। 15% की बात करते हैं और 85% कहते हैं हम दे रहे हैं। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 85% पे हम नहीं दे रहे, वो तो हमारे जो रेगुलर खर्चे होते हैं उसका पार्ट है वो। तो इसका मतलब कि जो रेल किराया पूरा वसूल किया गया, मजदूरों से मांगा गया, वो तो ठीक है। सोनिया गांधी जी ने कहा कांग्रेस राज्यों को नहीं बल्कि पार्टी को भी कि मजदूरों का पेमेंट आप करो। जब हमने घोषणा करी तब जाके इनकी आंखें खुली और राज्यों को कहा गया कि आप पेमेंट कीजिएगा। तो पहले ही कह सकते थे। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो कह रहा है कि मजदूर को बसों में भेजो, ट्रेन भेजो, बहुत लेट कर दिया उन्होंने भी। और भारत सरकार भी कह रही थी राज्यों को, जैसे राजस्थान हमने किया है, हमने यहाँ मजदूर कोई भी पहले नहीं चल सका। पहले घटनाएं हुई, हमने एसडीओ को बनाया जिम्मेदार, आपके क्षेत्र में कोई मजदूर पैदल नहीं चलेगा, आप बसें लगा के उनको कैंप लगा दीजिए, खाना पीना खिलाइए, व्यवस्था कीजिए, फिर उसको बसों भेजिए उसके गंतव्य स्थान पर। इतना शानदार प्रयोग हमारा रहा। 25 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, जिसमें हमने लाखों मजदूरों को बसों में, ट्रेनों में स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे में भेजा है। इस प्रकार से हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि फैसले किए, उसका लाभ हमें मिला है। यहाँ मजदूरों का संतोष नहीं है, काफी लोग घर आ चुके हैं। अब क्वारंटाइन की फैसिलिटी हमने की उन लोगों के लिए, गांव वाले खुद बहुत जागरूक है राजस्थान के अंदर, वो भी ध्यान रख रहे हैं और अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल। आपने जो श्रमिक बस एक्सप्रेस चलाई, बसें चलाई, उसमें आपका अनुभव इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या रहा? क्योंकि पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि यूपी बॉर्डर पर रोकने की बात हो गई, तो वो क्या किस्सा था? देखिए, यूपी बॉर्डर पे तो अनफॉर्चुनेट यूपी गवर्नमेंट की अप्रोच जो है वो समझ के परे हैं। अगर उनको मान लीजिए गाजीपुर में या नोएडा में तकलीफ हो रही थी, ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे थे और प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम बसें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वेलकम करना चाहिए था। बाद में उन्होंने अनुमति दी और वापस ले ली अनुमति को।
मतलब वो बौखलाए हुए बात करने लगी सरकार। कभी कह रही सुबह 10 बजे, रात को कह रही 12 बजे, सुबह 10 बजे तक नहीं 9 बजे तक, 9 बजे तक आप लखनऊ में 1000 बसें पहुंचा दीजिए। ड्राइवर की डिटेल्स, नाम, लाइसेंस और गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट। अब बताइए आप, मतलब इस प्रकार बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं थी। और पर की उन्होंने, पर ये मैं कह सकता हूँ, हमने जो बसें चलाई, सभी एक्सप्रेस बसें, सभी ट्रेन की तरह, वो बहुत शानदार प्रयोग हमारा रहा। हमने छूट दे दी रोडवेज को, जहां मांगे लोग, जिस राज्य के लिए मांगे, चाहे दक्षिण में क्यों नहीं हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, कोई भी हो, बसें जाएगी हमारी। और मेरा अनुभव कहता है, अगर सरकार, भारत सरकार रेगुलर ब्रीफिंग कर रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही थी चीफ सेक्रेटरी के साथ में, अगर एक एडवाइजरी जारी हो जाती भारत सरकार की कि सब राज्यों को चाहिए कि वो फंड जो आपको दिया गया है, एनडीआरएफ का, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड दिया गया है, उसमें आप खर्च कर दीजिए। आपके राज्य में हम चाहेंगे एक मजदूर पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए हमें। तो मेरा दावा है 3-4 दिन में ये समस्या हल हो जाती। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को चाहिए कि वो बसों में भेजे, ट्रैक्टर में भेजे। तो ये बात अगर सरकार खुद कर देती तो भारत सरकार की जो बदनामी हुई है, मेरे ख्याल से उनकी कल्पना में नहीं होगा। पूरा देश विचलित है, पूरा देश द्रवित है कि क्या मजदूरों की स्थिति हुई है। प्रेग्नेंट औरतें डिलीवरी कर रही सड़कों पर, 2 साल का बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पास खड़ा है, चादर उठा रहा है, पता नहीं माँ मर गई क्या। कितने लोग मारे गए हैं, कोई गिनती नहीं किसी के पास में। 28 लोग तो मैंने कहा कि जो ट्रेनें लेट हुई उसमें मारे गए लोग। तो ये तमाम बातें मीडिया में आ रही है, क्यों आ रही है? ये स्थिति अच्छी नहीं होती। आराम से केंद्र सरकार इसको मैनेज कर सकती थी। 4 घंटे में तो आपने लॉकडाउन कर दिया, वो भी गलत काम किया, उसके कारण से सब भुगतना पड़ा। उसके बाद में गलती होगी कोई बात नहीं, उसको सुधारने का मौका आपके पास में था, वो भी आपने उसका उपयोग नहीं किया। इस बात का बड़ी दुख है। तो एक चीज और बताएं, क्योंकि आप कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी बाकी कांग्रेस स्टेट जो हैं उनके अनुभव के आधार पर भी कलेक्टिव जो अनुभव आपका रहा बता सकते हैं कि केंद्र का बर्ताव क्या अपनी पार्टियों के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ कुछ अलग किस्म का रहा, इस वजह से ऐसा हुआ, या ये बेसिकली हमारी मशीनरी का फेल्योर है? देखिए, मैं इसमें अभी कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि पहले क्या हुआ, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा संकट है देश के सामने। पूरा देशवासी मिलकर हम लोग संकट का मुकाबला करें, और ये हम चाहेंगे सरकार से कि वो बताए आगे अभी प्लानिंग क्या है, जिससे कि विपक्षी पार्टी अपना सुझाव दे सके। उसके बारे में अभी तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अनुभव क्या रहा, मैं चाहता हूं कि अभी कोविड की लड़ाई तो केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी की हो, सब मिलकर लड़े, देशवासी मिलकर लड़ेंगे, तब जाके हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक भेदभाव की बात है, वो तो अब मालूम पड़ेगा, क्योंकि अब हमने पहले से क्या है, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कि आप राज्यों को छूट दीजिए, आप उनको ग्रांट दीजिए। आप ग्रांट नहीं मिले हम लोगों को। हमने कहा ब्याज मुक्त ऋण दीजिए, वो नहीं मिला है। हमने कहा जो कर्जा चुकाना पड़ता राज्यों को, कई कंपनियों को, कॉर्पोरेशन को, उसका मॉनिटरिंग कर दिए 6 महीने का, वो नहीं किया। जीडीपी का 3% कर्जा ले सकते थे हम लोग, 5% मैंने मांग करी, तो मांग मानी गई है, पर उसमें कई शर्तें लगा दी गई है। पर जब तक ग्रांट नहीं देंगे सरकारों को, सरकार, खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? केंद्र तो खाली गाइडेंस दे रहा है आपको, आईसीएमआर आपको हेल्थ में गाइडेंस दे सकती है, सब सरकारें मान रही है। असली लड़ाई लड़ रही है सरकारें, जो चुनी हुई सरकारें, वो भी राज्यों की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। तो उनको आपको चाहिए, आप खुद अपना विश्लेषण कर लीजिए कि कहाँ ज्यादा पेशेंट है, कहाँ पेशेंट बढ़ने की संभावना है, अलग अलग प्रोफाइल है राज्यों की, पॉपुलेशन की, गरीबी की, कच्ची बस्तियों की, जो भी है। और उस रूप में आपको चाहिए कि अगर राज्य सरकार मांगती फिरे केंद्र से पैसा,
ये ऑर्डिनरी समय नहीं है, ये समय महामारी का है। इस पे केंद्र को आगे आकर के तय करना पड़ेगा कि हमें इमदाद करनी राज्यों को, वो आर्थिक पैरों पे खड़े हों, उनको तकलीफ नहीं हो, वो आगे इंडस्ट्री खोल सके। जैसे हमने यहाँ पे 40,000 MSME खोल दिया है, 3.5 लाख मजदूरों को लगा दिया है। हमने यहाँ पर MSME के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था कि 3 साल तक सरकार के पास आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमाम कानून कायदे एक तरफ है, आप अपना काम शुरू कीजिए। उसी प्रकार केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को आगे आगे इमदाद करे और राज्यों को गाइडेंस दे, हेल्प करे फाइनेंशियली, कि वो पैरों पे खड़े होने के लिए स्टेप उठाए। छोटे उद्योगों का, MSME का लोन बेस्ड आपने 20 लाख करोड़ का अभी पैकेज दिया, लोन बेस्ड। क्या तुक हुआ? कोई लोन लेगा नहीं आपसे, ऐसी स्थिति है। और बैंक के लोन देने में रिलेक्टेंट रहती पहले से ही, गारंटी के साथ में रहती, रिलेक्टेंट रहती है। आपने अभी कहा है कि हम बिना गारंटी के लोन देंगे, तो गारंटी के साथ में लोन नहीं मिलता था, तो बिना गारंटी कितनी बैंकें रिलेक्टेंट नहीं रहेगी, कोई नहीं कह सकता। कहने का मतलब ये है कि अभी भेदभाव की बात छोड़िए, अभी तो आप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, रेवेन्यू पूरा बंद हो गया 2 महीने से, 30% रेवेन्यू मुश्किल से आ रहा है, राज्यों के पास कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं होते हैं। आपके पास में RBI है, आपके पास में नोट समझने मशीन है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको चाहिए कोई तरीका निकाले। दुनिया के अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान, जर्मनी, इटली सब बर्बाद हो गए हैं, सबने रास्ते निकाले हैं। GDP का हाई परसेंटेज उन्होंने पैकेज घोषित किए हैं, डायरेक्ट पैसा दिया है, उसकी स्टडी कीजिए। और आप अपने यहाँ देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क, 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है, आप खुद बार बार कहते हो, इतने बड़े मुल्क में कोरोना अगर बाद में फैल गया बहुत ज्यादा बड़े रूप में, तो अभी तक तो कंट्रोल करने की स्थिति सबकी है। और राजस्थान, मैंने कहा आपको, हम तो तैयारी करें अभी आगे की, चाहे कैसी स्थिति बनेगी, राजस्थान सक्षम होगा मुकाबला करने का। तो ये स्थिति पूरे मुल्क में बननी चाहिए। सब राज्य सरकारों को, उनको चाहिए कि वो एडवाइजरी जारी करें और उसी रूप में हमें काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार आगे आएगी और इसी दिशा में कुछ काम करेगी। बिल्कुल, आपने केंद्र के आर्थिक अप्रोच के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत गहराई से बहुत अहम बातें बताई हैं। तो मेरा एक सवाल और है, लास्ट के 1 या 2 सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं मैं। उसमें से एक सवाल ये है कि अब अगर राजस्थान या किसी भी राज्य के साथ केंद्र की ऐसी ही कंजूसी बनी रही, ऐसे में आपको साधन की जरूरत होगी, तो आप अपने बूते क्या कर सकेंगे? और नहीं कर पाने की स्थिति में बाकी राज्यों को, जो खास करके नॉन बीजेपी राज्य हैं, कैसे मोबिलाइज करेंगे कि केंद्र पर दबाव बना सकें? देखिए, दबाव तो बनाना बड़ा आसान है। हम नहीं चाहते माहौल खराब हो कि हम कहें कि 4 राज्य कांग्रेस शासित इकट्ठे हों या नॉन बीजेपी राज्य इकट्ठे होकर बात करें। मैं फिर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी की जो भावना है, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि पुरानी बातें भूलो, हम चाहते हैं आगे की लड़ाई क्या है, मिलकर लड़े और आपकी प्लानिंग क्या है। तो मेरी सोच भी वही है कि कैसे हम लोग सब मिलकर इस लड़ाई से पार पाएं। इसलिए हमारी अप्रोच है कि बजाय इसके कि हम ये बताएं कि हम आप पे दबाव दे रहे हैं, मैं बार बार कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को भी कि दबाव देने की अप्रोच अभी होनी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार को आगे आके ये अवसर देना नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को या अपोजिशन गवर्नमेंट को, वो दबाव बनाने के लिए आगे आए। मजबूरी मानना पड़ेगा तो आएंगे हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए हमारा स्टेट का इंटरेस्ट ज्यादा मौजूद है कि स्टेट में विकास भी हो, रोजगार मिले लोगों को, सब तरह संपन्न हो हम लोग, वापस गाड़ी पटरी पर आना पड़ेगा। पर ये नौबत नहीं आए, मेरा मानना है, और सरकार को खुद को कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरी अप्रोच ये रहेगी। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल गहलोत साहब वो ये है कि पूरे देश ने देखा है, हालांकि नेशनल मीडिया में बहुत सारी बातें, सुर्खियां दूसरी छाई रहती हैं, लेकिन पता लगा है कि देश में मुख्यमंत्रियों का रोल क्या होता है, राज्य की भूमिका क्या होती है। अब आने वाले दिनों में स्टेट्स के बीच में भी एक कंपटीशन बनेगा। इस वक्त सचमुच पूरे देश का और दुनिया का फोकस है कि राज्य कैसा कर रहे हैं भारत में। तो स्टेट में फोकस जब बनेगा तो आपके यहाँ निवेश में लाने का एक कंपटीशन चलेगा, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बढ़ने का बड़ा फोकस के साथ मौका आ गया है। ऐसे में आपका राज्य राजस्थान और बेहतर आर्थिक तरक्की कर पाए, निवेश को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि सब में कंपटीशन हो रहा होगा, उसके लिए आपके मन में क्या विजन है?
एक तो मैंने अभी बताया आपको कि एमएसएमई को लेकर तो हमने एक बनाया है कि किस प्रकार से बिना कोई तकलीफ के, परेशानी के जितने भी कायदे कानून हैं उनको छोड़ के 3 साल तक उनको सरकार के बाहर आने नहीं पड़ेगा, अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसी ढंग से हम चाहते हैं कि वन स्टॉप सिंगल विंडो सिस्टम बने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये प्रयोग पहले भी हुआ था, हम उसको और मजबूत करना चाहते हैं। उसी रूप में हमने तैयारी शुरू कर दी है। हम चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट की संभावना वैसे बहुत ही तकलीफ वाली है अभी, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो एफडीआई का हो, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसा माहौल बनाए रखें राजस्थान के अंदर भी कि संभावना जो बने उस वक्त देश और दुनिया के लोग राजस्थान की तरफ भी देखें। नंबर 2, टूरिज्म का सेक्टर हमारा है, वो इतना बड़ा सेक्टर है, हर 3 में से 1 टूरिस्ट आता है, राजस्थान में आता है। हम चाहेंगे कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शादी की जरूरत होगी, तो तमाम तरीके से हम तैयार हैं सब तरह से कि राजस्थान में चौमुखी विकास हो। जो सेक्टर राजस्थान को रेवेन्यू दे सकते हैं वो आगे बढ़े, और उसी प्रकार से सोच केंद्र सरकार की होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया एमएसएमई का, तो वो एमएसएमई के हमारे तो कायदे कानून को हमने खत्म कर दिया, और केंद्र सरकार को भी चाहिए राज्यों में ऐसे कोई योजनाएं बन रही है, बन रहे हैं, वो भी सपोर्ट करें, तब जाके एमएसएमई के लोग आगे आ पाएंगे, छोटे छोटे उद्यम चला पाएंगे। रोजगार बहुत बड़ा चैलेंज होगा देश के सामने। वैसे भी देश के सामने सबसे बड़ी जो आबादी है 3/4 ज्यादा वो नौजवानों की है। आज में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कोविड के कारण से और ज्यादा तकलीफ आएगी, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, लंबी जिंदगी उनकी है। तो सरकार को बहुत ही मेटिकुलसली सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, राज्यों को मजबूत करना पड़ेगा, और चुनी सरकारों ने, मैं समझता हूँ अभी जो प्रयास किए हैं कोविड के 19 में लड़ाई में, मैं समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज सब जगह कोशिश करने में कमी नहीं रखी, लोगों ने कोशिश करने में कमी नहीं रखी। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार जो चुनी हुई सरकारें हैं, उन्होंने चुने जनप्रतिनिधियों ने जो भी थे वहां पर जनता ने साथ निभाया सरकार का, तो ये तमाम काम किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब केंद्र सरकार की बारी है, अब बॉल उनके कोर्ट में है कि राज्यों ने अपनी परफॉर्मेंस बता दी है, अब केंद्र सरकार किस प्रकार से आगे आए और उनकी इमदाद करे, ये वक्त आ गया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और पूछने का मन हो गया, क्योंकि आपने रोजगार का और जवानों का जिक्र किया। आपका राज्य ऐसा है कि जहां मजदूर आते भी हैं और जाते भी हैं, और हमने दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी इस वक्त देख ली जो माइग्रेंट्स के साथ हुआ। अब उनको वापस लाना भी मुश्किल काम होगा, और वहां जो आपके यहाँ आए हुए हैं उनको दूसरे राज्यों में जाने में भी हिचक रहेगी। इस चीज को आप कैसे मैनेज करने की सोच रहे हैं? कोई नया आइडिया आपके पास? देखिए, समय बताएगा, क्योंकि अभी तो उनके दिलों में घाव है, जिस रूप में माहौल बना है, तकलीफ पाई है, व्यवहार हुआ है, मैं समझता हूँ उसके कारण वो चिंताग्रस्त हो गए, दिमाग में भय बैठ गया कि हमें तो किसी तरीके का घर जाना है, चाहे मरना भी है तो अपने गांव में मरना है, परिवार के साथ मरना है, ये भावना पूरे देश के अंदर आ गई थी। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार से मजदूरों का जो पलायन हुआ है, पलायन में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर माइग्रेशन ढंग से होता, ट्रेनों में, बसों में, जो जिसकी इच्छा होती छोड़ देते, 3-4 दिन का टाइम देके फिर लॉकडाउन करते, तो जब मजदूर को बुलाते आते वो लोग, माहौल अच्छा रहता। पर दुर्भाग्य जो वो नहीं हो पाया। अब जो मजदूर गए हैं, अब आगे कोविड कितना लंबा चलेगा उस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल स्थिति कब बनेगी, कैसे बनेगी, उस पर डिपेंड करेगा। केंद्र क्या सहयोग करते राज्यों को, वहाँ एक्टिविटी कैसे चलती है आर्थिक रूप से, उस पर डिपेंड करेगा। अगर एक्टिविटी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आपको चाहिए कि अभी हमने परसों कैंपेन चलाया था कि 45,000 रुपये देने चाहिए मजदूरों को, उनकी जेब खर्च के लिए, उनके घर खर्च के लिए। मैं समझता हूँ कि ये कैंपेन कांग्रेस ने चलाया हुआ इसलिए है, जब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी गरीबों की, श्रमिकों की, आम लोगों की, वो खर्च नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। चाहे छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, पूरा खेल उसके ऊपर है। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपका और बिजनेस दूसरे हो, इंडस्ट्री हो,
डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे आप एक्सपेंडिचर बेस बनाओ, वो आपको बड़े रूप में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा लोन देने से काम नहीं चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करें। और इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने अभी प्रोग्राम चलाया परसों, और उसको मैं समझता हूँ कि बहुत रेस्पॉन्स मिला, लाखों करोड़ लोगों ने उसको देखा है कि स्पीक ऑफ इंडिया, उसमें कई मांगे की गई। नरेगा है, बहुत बड़ी देन है सोनिया गांधी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, अभी कोविड के बाद में 200 दिन का रोजगार करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ के कई फैसले करेंगे, एक्टिविटी गांव में बढ़ेगी, आदमी कंफर्टेबल महसूस करेगा, तब सोचेगा मुझे यहाँ मैं 500 रुपये कमाता हूँ, बम्बई जाऊंगा तो 1000 रुपये कमाऊंगा, तब आप यानी वो सोचेगा। बड़ा वो गाँव में रहेगा, और गाँव में रहेगा तो आज स्थिति बन गई है कि इंडस्ट्री खुल गई है। आपने अनुभव किया होगा, तो वहाँ मजदूर नहीं है, इस कारण इंडस्ट्री शुरू नहीं हो रही है। खुल गई है, शुरू नहीं हो रही है, स्थिति बन गई देश के अंदर। इन सारे पार पाने के लिए मेरा मानना है कि भारत सरकार को एक्सपर्टाइज ग्रुप बनाना चाहिए, भारत सरकार को उनकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े रूप में इकोनॉमी में ध्यान देना चाहिए। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे, और दूसरी तरफ अभी तो कोविड हो गया पूरे 2.5 महीने, अब कोविड के अलावा भी आपकी इकोनॉमी कैसे वापस पटरी पर आए सबके सहयोग से, वो मैं समझता हूँ कि जब हम बार बार कहते हैं कि हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आपको खुले रूप में कहा है, और मोदी जी ने खुद ने मुझे कहा है कि सोनिया गांधी जी का गेस्चर अच्छा है, उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ खड़े, मुझे अच्छा लगा। तो मेरा मानना है कि अब जब मोदी जी खुद बात मानते हैं, विपक्षी पार्टियां उनके साथ में है, कि लड़ाई के अंदर मिलकर लड़ना चाहिए, और आगे जो कोई राय दे आपको, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी की बात है, पर जो सुझाव दे रही सरकार को विपक्षी पार्टियां, आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अभी तो ये है कोई सुझाव दे दो उनको, तो बकायदा उसी 1 घंटे बाद में आपके केंद्रीय मंत्री उतरते मैदान के अंदर, मीडिया के अंदर, ऐसी टिप्पणियां करते थे कि हम लोग कोई दुश्मन है देश के, ऐसे कमेंट करते पार्टियों के बारे में, कोई मैं वहां पर रिपीट नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की टीम बना रखी मोदी जी ने, उनको चाहिए उस पर विश्लेषण करे कि आपके मंत्री उतर के क्या क्या बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी राय देती, मत मानो आपकी मर्जी है, पर मानोगे आप तो अच्छा रहेगा, नहीं मानो आपकी मर्जी है। पर अगर आप सबको मिला के चलेंगे तभी तो देश कामयाब होगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़ी बातें बताई हैं। हम आशा ही कर सकते हैं कि आप जैसे लोगों का अनुभव उठाने के लिए केंद्र सरकार थोड़ा अपना ओपन माइंडेड रहे और हाथ खुला रखे, मन खुला रखे। और आपने जो सबसे बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री जी, वो ये है कि गरीब के हाथ में पैसा और मांग क्रिएट किए बगैर, इस सूत्र को पकड़े बगैर कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी घुमा फिरा के इकोनॉमिक्स बना लें, इस संकट से निकलना बहुत चुनौती भरा काम होगा। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।